हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम करने वाले हैं लौकिक साहित्य को। कल हमने जो क्लास किया था उसमें हमने नाथ साहित्य कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और करीब करीब सारे ही साहित्य हमारे जो आदिकाल को मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया गया था वो कंप्लीट होने वाले हैं। एक गद्य साहित्य आपका बचता है, लास्ट वही करेंगे, उसके बाद आदिकाल जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके अंतर्गत हमने अपभ्रंश काल को किया, अपभ्रंश साहित्य जिसके अंतर्गत आता है। और फिर हमने किया है इसमें जैन साहित्य को, रास साहित्य जिसको जानते हैं हम रास साहित्य के नाम से भी, रासो साहित्य हमने कर लिया है। इसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो क्लास होगा हमारा, ये क्लास नंबर 11 होगा। आज का क्लास हमारा 11 नंबर का क्लास होगा। इससे पहले हम 10 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं अपने। जिन्होंने अभी तक के ये 10 क्लास नहीं देखे हैं वो इनको ज़रूर देखिएगा, तभी आपका जो साहित्य है एक सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। और अगर इस तरह के पीडीएफ आप पाना चाहते हैं, साहित्य के कलरफुल पीडीएफ, ठीक है, आपके पास समय नहीं है फिर भी आप नोट्स चाहते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएंगे, आप वहाँ पर इनको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। लौकिक साहित्य, देखिए जो लौकिक साहित्य है यह वह साहित्य है जो लोग संवेदना से जन्म लेकर उसे आगे बढ़ाने तथा प्रकट करने का कार्य करता है, उसको प्रकट करने का कार्य करता है और उसे आगे बढ़ाने का कार्य करता है। लौकिक साहित्य, इसके संरक्षण का जो दायित्व है वो लोक के द्वारा निभाया जाता है। ये है लौकिक साहित्य। अब आप यहाँ पर एक ग्रंथ देखेंगे जिसका नाम है ढोला मारूरा दोहा। नाम बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन इसके विषय में जितने भी फैक्ट दिए गए हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, जो ढोला मारूरा दोहा है ये ग्रंथ आपका कल्लोल कवि का ग्रंथ है। यह एक लोक भाषा काव्य है। इसके रचनाकार कल्लोल कवि हैं। संकलनकर्ता की अगर बात करें तो कुशल राय या फिर कुशल लाभ ने 1561 में इसका संकलन किया है। दो नामों से जाना जाता है, कुशल राय के नाम से भी इसको जानते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, और कुशल लाभ के नाम से भी जानते हैं। तो 1561 में इन्होंने इसका संकलन किया है। इसका समय माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 11वीं शताब्दी। किसके अनुसार, ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने इसका समय जो है वो 11वीं शताब्दी माना है। संपादक की अगर बात करें तो श्री राम सिंह सूर्य किरण पारिख नरोत्तम स्वामी ने इसके पदों का संपादन कर नागरी प्रचारणी सभा काशी से 1934 में इसका प्रकाशन किया, ठीक है। प्रधान रस इसके अंतर्गत व्योग श्रृंगार है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है जिसको डिंगल के नाम से भी जानते हैं। छंद इसमें दोहा छंद है और टोटल जो छंद है इसके अंतर्गत 788 छंद है, इनका प्रयोग किया गया है। काव्य रूप की बात करें तो यह एक खंड काव्य है। इसका विषय नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत की गई है। यह एक प्रेमप्रक काव्य है। यह त्रिकोणीय प्रेम को व्यक्त करने वाला काव्य है। त्रिकोणीय प्रेम को व्यक्त करने वाला काव्य कौन सा है आपसे पूछा जा सकता है लौकिक साहित्य के अंतर्गत, तो आप बताएंगे ढोला मारूरा दोहा जो है वो त्रिकोणीय प्रेम को व्यक्त करने वाला काव्य है। यह राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। और नायक ढोला, यहाँ पर अगर ढोला की उम्र एक बार क्वेश्चन बना था कितने वर्ष थी, तो नायक जो ढोला है यहाँ इनकी उम्र 3 वर्ष की थी, ठीक है, 3 वर्ष रखी गई है। इनका मूल नाम, ढोला का मूल नाम क्या था, सालाह कुमार इनका मूल नाम था। और यह कछुआ वंश के शासक नल का पुत्र था। या इसकी जो नायिका है इस ग्रंथ की, ढोला मारूरा दोहा की नायिका मारू है, जो मारवणी के नाम से जानी जाती है। इनकी आयु यहाँ 1.5 वर्ष थी, मेंशन की हुई है 1.5 वर्ष। ये कौन थी मारवणी, या फिर आप मारू के नाम से भी इसको जानते हैं, ये पुंगल के राजा पिंगल की कन्या थी, ठीक है। इन दोनों का विवाह कर दिया जाता है, किसका, ढोला का और मारवणी का विवाह कर दिया जाता है। देखिए एक बार क्या हुआ था, पुंगल में अकाल पड़ने के कारण, पुंगल में अकाल पड़ा तो राजा पिंगल जो है इधर राजा ढोला जो नल थे ना, नल कछुआ वंश के शासक, इनके पास आ गए थे। कुछ समय वो इनके पास रहे जब वहाँ पर अकाल पड़ा पुंगल में। तो इनकी जो वाइफ थी
पिंगल राजा की वाइफ जो थी, तो इनको ढोला बहुत ज़्यादा पसंद आया। छोटी उम्र के थे, बच्चे थे 3 साल के, तो वो बहुत पसंद आए। और इनके यहाँ पर एक पुत्री थी, इनकी कन्या, जिसका नाम मारवाणी था, प्यार से इसको मारू बुलाते थे। तो इन्होंने बचपन में ही क्या किया, इनकी शादी कर दी। ठीक है, शादी करने के बाद फिर ये कुछ समय वहाँ पर रुकते हैं और फिर अपने जैसे देश आते हैं तो अपनी बेटी को वापस ले आते हैं, क्योंकि छोटी होती है। जैसे जैसे मारवाणी बड़ी होती है और मारवाणी को बताया जाता है कि भाई उसकी शादी हो चुकी है और कछुआ उसके शासक हैं जो नल, उनके पुत्र के साथ में, ढोला के साथ में उनकी शादी हो चुकी है। इधर ढोला को तो याद नहीं रहता, कोई बताता भी नहीं है। तो ढोला का विवाह दूसरी एक और राजकुमारी होती है मालवणी के साथ में हो जाता है। ये मालवणी इस ग्रंथ की उपनायिका है, ठीक है, और मालवा की राजकुमारी है। राजकुमार ढोला से इनका दूसरा विवाह होता है। फिर देखिएगा आगे इसमें जो कथानक है, इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी के प्रेम का वर्णन किया गया है। मारवणी बहुत कोशिश करती है कि अपना संदेश राजा ढोला को पहुंचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न करती है, लेकिन जो ये होती है ना मालवणी उसके संदेश को उसकी जो सेकंड वाइफ होती है ढोला तक पहुंचने ही नहीं देती है। फिर क्या होता है, अंत में उसका संदेश ढोला को मिल जाता है और तब वो उसको लेकर आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है कि ढोला जो है वो 3 वर्ष की अवस्था में 1.5 वर्ष की मारू यानी कि मारवणी से विवाह हो जाता है और फिर वह मारवणी को भूल जाता है। जब वो साथ में नहीं रहते तो उसको ध्यान भी नहीं रहता। मारवणी उस तक अपना संदेश लौकिक आने का ये मतलब पहुंचाने का, अपना संदेश यहाँ ये गलत है, पहुंचाने का प्रयास करती है, परंतु मालवणी के द्वारा उनके संदेश को ढोला तक पहुंचने नहीं दिया जाता। इसमें मारवणी के विरह का वर्णन किया गया है और अंत में मारवणी जो है वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है और दोनों का पुनर्मिलन होता है। इसमें मारवाड़ का वास्तविक जीवन प्रतिबिंबित होता है। इसमें समाज, प्रकृति और वातावरण, लोक विश्वास का सरल चित्रण किया गया है। इसकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, जैसे कि सोरठियो दूहो भलो भली मारवणी बात, जोवन छई धन भली जोवन छई धल भणी, ताराम छई रात, कागज नहीं का मसी नहीं, का लिखता आलम थाई, कई उन संदेशड़ा मोलिए बड़ई बिकाई। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पंक्तियाँ, इसकी प्रमुख कथन दिए गए हैं, तो इन्हें भी देखिएगा। देखिए, ढोला मारूरा दोहा का मूल रूप दोहों में मिलता है। यह दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं वह आगे चलकर बिहार के काव्य में प्रतिफलित हुई है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र ने ढोला मारूरा दोहा से श्रृंगार रस की शुरुआत मानी है। ढोला मारूरा दोहा का सबसे पुराना रूप संभवतः 11वीं शताब्दी का ही रहा है और परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से पुस्तक का पर्याप्त महत्व है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नरोत्तम स्वामी तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आदि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गांधीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। तो किस किस ने माना है, नाम मेंशन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मालवणी मनोहर प्रसंग की समानता पद्मावत के नागमती वियोग खंड से बताई है कि ये उससे मिलता जुलता है, ऐसा बोलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड नंबर पर आता है जयचंद प्रकाश। इसके रचनाकार हैं भटकेदार जी, जयचंद प्रकाश के। इसका उल्लेख सिंघ्याच दयाल दास के ग्रंथ राठौरी ख्यात में हुआ है। इस ग्रंथ का जो उल्लेख है किस ग्रंथ के अंतर्गत मिलता है, राठौरी ख्यात के अंतर्गत मिलता है और यह ग्रंथ सिंघ्याल दयाल दास जी का है, परंतु ये अभी तक उपलब्ध नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
कहा है कि यह एक महाकाव्य है और इसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था, ऐसा बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट देखिएगा, जयमयंक जसचंद्रिका। अगला जो ग्रंथ बनता है जयमयंक जसचंद्रिका, ये किसका है? मधुकर कवि का है। यह ग्रंथ भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। यह एक महाकाव्य माना जाता है और राठौरी ख्यात में यह उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज तक का वृत्तांत लिया था। नेक्स्ट देखते हैं वसंत विलास, और ये लौकिक साहित्य का अंतिम ग्रंथ है। इसके रचयिता का तो पता नहीं चल सका वसंत विलास के। ऐसा बताया जाता है कि इसमें 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। तो आपका यहाँ पर जो है वो लौकिक साहित्य कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा आपको क्लास? काफ़ी छोटा है, लेकिन बताना कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करना, क्योंकि आपका एक साहित्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लौकिक साहित्य। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे गद्य साहित्य, और गद्य साहित्य के बाद आपका आदिकाल समाप्त हो जाएगा, फिर चलेंगे भक्ति काल की ओर। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।